नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जियो प्लेटफॉर्म्स के बिग बैंग आईपीओ का इंतजार अब खत्म हो गया है। डिजिटल धुरंधर जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने आज कंपनी की 49वीं एजीएम में लिस्टिंग की टाइमलाइन को बताया, शेयर किया साफ साफ। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का डीआरएचपी भी दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह जियो ने टेलीकॉम में बड़ी क्रांति की है, वैसे ही वो बाजार में लिस्ट होने के बाद निवेशकों की वेल्थ क्रिएशन का जरिया भी बनेगा। डिजिटल इंडिया के पोस्टर बॉय जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे इसमें निवेशकों के लिए क्या है, आगे ये किस तरीके से भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर एक तरीके से बदल सकता है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी और सबमर के इंडिया हेड अनुपम श्रीवास्तव जी, ट्रोकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर पार्थिव शाह, एसएमआईएफ के रिसर्च हेड शरद अवस्थी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर और विस्तार से बातचीत करें उससे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसके डिटेल्स को। वैसे तो देखिए, डीआरएचपी फाइल हो चुका है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो जो रकम जुटाई जाएगी वो प्राइमरीली इस्तेमाल होगी कर्ज चुकाने में। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फ्रेश इशू है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, उनको ये प्रोसीडिंग्स नहीं जाएगी। लेकिन आशीष आ चुके हैं, उनसे समझते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल। आशीष। बिल्कुल ठीक, विपिन जी कहते हैं ना एक अंग्रेजी में वॉक द टॉक। आपको याद है पिछले साल एजीएम में मैनेजमेंट में कहा था कि हम 2026 के फर्स्ट हाफ में एम कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की। लीजिए, जून में हम खड़े हैं और आज डीआरएचपी की फाइलिंग होती हुई। और जो बज है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसके अराउंड लेकर, समझिए ये कोई आम टेलीकॉम कंपनी नहीं है जो लिस्ट होने आ रही है, बल्कि एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम है। और इस लिस्टिंग के थ्रू पब्लिक मार्केट का टेस्ट हो रहा होगा इस तरह की मैसिव ऑफरिंग के लिए। दरअसल एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है जियो प्लेटफॉर्म्स। समझाता हूं, हम लोग प्राइमरली इसको जानते हैं इसकी सब्सिडाइज्ड कनेक्टिविटी को लेकर, अफोर्डेबल 5G 4G डेटा, ब्रॉडबैंड वगैरह। पर ये डिजिटल सर्विसेज क्रॉस सेल करती है जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसी सेवाएं। एंटरप्राइजेस के लिए क्लाउड, एआई, नेटवर्क सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स हैं मेजर कंपनीज, मिसाल के तौर पे गूगल वगैरह के साथ, जिसमें अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाने से लेकर डिजिटल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए इस कंपनी ने करार कर रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जियो प्लेटफॉर्म्स के पास। ग्लोबली अनमैच्ड फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है इस देश का। नंबर्स देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एज ऑन March 26, टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स। विपिन जी, मुझे तो साले समझ में ही नहीं आया था, तो मैंने एक्साबाइट्स को समझने की कोशिश करी। एक एक्साबाइट मतलब आप 1 बिलियन HD मूवीज स्टोर कर सकते हैं। 1 बिलियन, सिर्फ एक एक्साबाइट की बात कर रहा हूं मैं। सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा। 5G यूजर्स उसमें से 27 करोड़ के आसपास। 27 मिलियन होम्स कनेक्ट कर रखे हैं इस कंपनी ने। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए FY26 के, साल दर साल आय 14-14.25% बढ़ी, इबिटा में तकरीबन 18% का जंप, और पिछले साल FY26 में मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। क्या ड्राइव कर रहा है ये परफॉर्मेंस? इनका मैसिव 5G स्केल। पिछले साल 40% साल दर साल की ग्रोथ 5G में नजर आई। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव हो रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी स्मार्टली ब्रॉडबैंड को मोनेटाइज कर रही है। जियो एयर फाइबर होम कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। और इस कंपनी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जहन में वो है, आपको याद होगा वो मिड 2020s की बात, जब कोविड का प्राइम था, उस समय कॉर्पोरेट हिस्ट्री की, कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे रिमार्केबल फंड रेजिंग्स में से एक हुई थी। 3 महीने के अंदर दुनिया के टॉप टेक जायंट से लेकर दुनिया की दिग्गज सॉवरेन फंड्स सब ने मिलकर इसमें खरीदारी करी थी, स्टेक्स एक्वायर करे थे। इनफैक्ट सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं,
पर वो लॉकडाउन के टाइम पे 33% स्टेक बेच के सबको मार्की इन्वेस्टर्स को चेक इन कराया था। और आज ये कंपनी जो अपना डीआरएचपी फाइल कर रही है, जैसे आपने मेंशन करा, 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन ऑफर, सारे के सारे फ्रेश इशुएंस के जरिए, यानी कि कोई मार्की मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर इस ऑफरिंग में बेचता हुआ नहीं नजर आ रहा। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट, मेरे ख्याल से आपके पैनल से आप चर्चा करोगे, सब मान के चल रहे थे ऑफर फॉर सेल होगा, ये पुराने इन्वेस्टर्स कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस आपके सामने। डेफिनेटली ये सरप्राइज है। बाकी बहुत डिटेल में आशीष आपने बताया कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम कंपनी आईपीओ, ये एक टेक जायंट का आईपीओ है जो अपने आप में एक अलग ही मुकाम हासिल करेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वो सुदीप सर यही कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बिल्कुल सही विपिन जी, और जैसे आशीष जी ने कहा, हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि ये मिक्स होगा ऑफर फॉर सेल और कुछ फ्रेश इश्यूएंस, पर अब देखिए ये पूरा फ्रेश इश्यूएंस है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्लीट जो डेट है वो रिपेमेंट हो जाएगा। लगभग 27,500 करोड़ का डेट रिपेमेंट होगा, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हो रहा है, डेट रिडक्शन हो, डेट खत्म हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि परफॉर्मेंस, जो मार्जिन परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा आने वाले दिनों में। और ये सबसे बड़ा आईपीओ तो यही होगा। कल हम लोग बात कर रहे थे एनएससी का आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का होने वाला है, और आज ये डीआरएचपी जमा होने के बाद लग रहा है ये डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, आज तक जो आईपीओ हुए हैं उसमें से ये स्थापित होगा सबसे बड़ा आईपीओ बोल के। और एक खास बात है कि जैसे ही हम लोग ये डीआरएचपी देखना शुरू करेंगे, थोड़ा समझेंगे, और कंपैरिजन भारतीय एयरटेल के साथ शुरू होगा, और उस कंपैरिजन में वैल्यूएशन को इंप्यूट करना चालू करेंगे हम लोग, और उससे मुझे लगता है बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवरी होने की संभावना रहेगी। जी, तो आपने कहा कि कंपैरिजन होगा, बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवर होगी। अनुपम श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, एक्स सीएमडी बीएसएनएल। अनुपम सर, जैसा आशीष ने भी कहा, इनफैक्ट अभी संदीप जी ने भी कहा, वैल्यू डिस्कवर होगी, लेकिन उसका आधार क्या होगा? कि क्या ये एक सिंपल किसी टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है? जिस तरीके से जियो ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है पिछले सालों में, वो एक टेक कंपनी से आगे बढ़ चुकी है, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुकी है, और अब तो एआई का जो इंटीग्रेशन है, जिसपे दुनिया की बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, वो भी अपने अंदर समावेशित कर रही हैं। तो क्या ये सब कुछ मिला के इसको एक स्टैंड आउट बना देगा, अलग थलग, मतलब अलग लेवल पे, अलग मुकाम पे खड़ा करेगा? ये देखिए, बिल्कुल तैयारी तो सिर्फ उसी की है, क्योंकि जो पहले हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेलकोस कहलाते थे, अब आगे के समय में टेककोस कहलाएंगे। तो उनका काम सिर्फ मोबाइल सर्विसेज या ब्रॉडबैंड देना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ के जरिए जो धनराशि इकट्ठी की जा रही है, उसका उपयोग टेक को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, एआई को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और जैसा कि सुना जा रहा है कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स, एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स में इसका उपयोग करा जाएगा। और अगर आज शायद किसी ने वहाँ के चेयरमैन की स्पीच पढ़ी होगी, तो उनमें भी मेन फोकस एआई को आगे बढ़ाने का रखा गया है। भारत को एआई के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उनका उद्देश्य है, और डेटा सेंटर में फंडिंग करने का उनका उद्देश्य है। इनवीडिया की GB300 चिप्स, जो कि एक वन ऑफ द लेटेस्ट चिप्स अवेलेबल हैं H100 H200 के बाद, वेरा र्यूबिन के पहले का जो चिप्स है, वो लगा के एआई सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके जरिए ये टेलको का सफर टेक को एक टेक्निकल कंपनी और एक विश्व स्तर की टेक्निकल कंपनी बनने की राह में अग्रसर होगी। पार्थिव, वही सरप्राइज, उसी का एक और सवाल कि दिस इज अ फ्रेश ऑफर, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। और जैसा आशीष भी कह रहे थे और हमने भी कहा कि मेटा, गूगल, मुबादला, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, लेकिन निकलने के लिए तैयारी, नॉट अ सिंगल शेयर। व्हाट डज इट मीन कि वो अभी भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी जियो के अंदर देख रहे हैं?
एब्सोल्युटली एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के पार्टनर्स है जैसे कि मेटा है, गूगल है, दे वांट टू बी विद दिस ग्रोथ स्टोरी। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हम एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं पूरे जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। बेसिकली इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज आज की तारीख में जो भी हम 75,000 करोड़ का एबिटा बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, दैट प्रीडोमिनेटली कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने और डेफिनेटली आनंद सर ने बताया कि किस तरह से एआई एजेंट्स और एआई का पूरा इंटीग्रेशन होगा, एंड एआई नॉट ओनली फ्रॉम एंटरप्राइज स्टैंड पॉइंट, उनको ऐसा चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो एआई का पेनिट्रेशन है दैट शुड बी टोटली डेमोक्रेटाइज, वेदर इट इज फार्मर्स, वेदर इट इज प्लम्बर्स, एनीबडी इट मे बी। इनका जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है एआई के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और जिस तरह से रिसेंटली हमने अनाउंसमेंट देखी कि मेटा और रिलायंस एक डेटा सेंटर की बात की है, जैसे हमने देखा गूगल भी काफी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात कर रहा है, काफी R&D स्पेंड्स की बात कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म इज उनका जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन, वो 20th स्तर पे आया है, जहां पे उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स आई थिंक रजिस्टर किए हैं। गोज टू शो कि ये स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और एक बहुत बड़ी आई थिंक जो गाइडेंस चेयरमैन सर ने दी है इन टर्म्स ऑफ आने वाले 5 साल में जो पूरा ग्रुप लेवल का एबिटा है जो अराउंड अभी 2.7 लाख करोड़ है, उसको डबल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर विल बी जियो प्लेटफॉर्म्स। तो उस लिहाज से आई थिंक ये हर एक पार्टनर्स को ये ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रखनी है। मुझे लग रहा है कि आईपीओ के द्वारा काफी नए ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो आई थिंक डेट फ्री कंपनी हो जाएगी ऐसा दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स डेफिनेटली भारती एयरटेल से जियो प्लेटफॉर्म्स को काफी अच्छे मल्टीपल्स मिलेंगे, बिकॉज ग्रोथ विजिबिलिटी ऑफ न्यूअर बिजनेसेस इज देयर, जहां पे आरपो इंक्रीज होने की काफी क्षमता दिख रही है। राइट। शरद, तो देखिए अनाउंस कर ही दिया कंपनी ने कि वो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें से 27,500 करोड़ रुपए जो अपना एग्जिस्टिंग डेट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी प्रोसीडिंग्स कॉर्पोरेट दूसरे चीज़ों के लिए जाएगी। क्या ये पैसा अगर एआई एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लगता वो बेहतर होता है, या आप डेट क्लियर करें और आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं और बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे जैसे पार्थिव कह रहे थे, तो एक निवेशक के लिहाज से इसे कैसे समझे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में रिलायंस के डेट लेवल्स को लेके बीच बीच में अनिश्चितताएं बनती रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आपका डेट एक बार रिपेमेंट हो जाता है। और अब जियो प्लेटफॉर्म्स का जो मेन बिजनेस है आपका टेलीकॉम सब्सक्राइबर का और इसके अलावा जो एफटीटीएच का, मेरे हिसाब से ऑलरेडी वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। तो जो खर्च हम लोगों को एआई वगैरह पे करना है और इंटीग्रेशन पे और प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा बहुत कैश बर्न हो सकता है, तो वहाँ जो ज़रूरत है मेरे हिसाब से चूँकि जियो जो टेलीकॉम वाला सेगमेंट है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गया है। प्लस मेरे हिसाब से एफटीटीएच में आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। आरपू इम्प्रूवमेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप भारती और जियो में अगर आप कंपेयर करें तो जियो में है, तो वो और कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट वही चीज़ प्रीएम्प्ट कर रही है कि ये डेट रिपेमेंट पे यूज़ कर लेना उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हिस्सा उसमें निकल जाता है। और जो कैश फ्लो जनरेशन होगा वो इनके लिए काफ़ी होगा नए वेंचर्स में पैसा लगाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उनको फ्रेश इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, चूँकि ये बिज़नेसेस अब मैच्योर हो गए हैं और अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम बिज़नेस लार्जली टॉप लाइन टू बॉटम लाइन कन्वर्जन मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड है। तो स्केल जैसे-जैसे बढ़ता है उसका सीधा फ़ायदा आपको बॉटम लाइन और कैश फ्लोज़ पे आता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग वही है कि वो जो पैसा कैश फ्लो में जनरेशन होगा लगातार, वो मोर देन इनफ होगा एआई वगैरह और जो नए वेंचर्स में इनको फोकस करना है विदिन जियो प्लेटफॉर्म्स। राइट। तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जो एक इन्वेस्टर के मन में आएंगे कि क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू अनलॉक करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की और खुद की भी, और साथ में अब क्या ग्रोथ के नए मॉडल्स होंगे 5G और आरपू के अलावा। कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। जियो का बिग बैंग आईपीओ अनाउंस हो चुका है, डीआरएचपी दाखिल हो चुका है, 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होगा ये, और प्रोसीडिंग्स को कंपनी मेनली अपना कर्ज उतारने में इस्तेमाल करेगी। तो ये जानकारी है इसके बारे में और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब क्विकली, क्योंकि समय कम रहेगा, कुछ सवाल अपने मेहमानों से जल्दी। अनुपम सर, ये बताइए कि देखिए जैसा अभी भी जिक्र हो रहा था कि टेलीकॉम बिजनेस जो प्योर टेलीकॉम है वो एक हद तक मैच्योर हो गया, आरपूज हो गए, 5G हो गए, ये सब हो गया। नए एवेन्यूज कहाँ मिलेंगे कंपनी को ग्रोथ के लिए?
देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, नए एवेन्यूज तो आपको एयर फाइबर जो है 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में मिलेंगे और डेटा और एआई के क्षेत्र में मिलेंगे। आज अगर मैंने जब भी जो स्पीच पढ़ रहा था उसमें मुझे एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह से एआई और डेटा सेंटर के विकास की बात जियो के उसमें कहा जा रहा है, और उसमें एक शब्द जो मुझे बहुत आकर्षित किया वो था डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग बेस्ड डेवलपमेंट। ये एक इतना पावरफुल डायरेक्शन है इस पूरे जियो के प्रोजेक्ट का, जिससे जो हमारे डेटा सेंटर लगेंगे उसमें जो पावर का वेस्टेज होता है, पानी का वेस्टेज होता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम डेटा सेंटर तो लगा देते हैं परंतु उसमें पानी का बहुत वेस्टेज होता है। और जियो अपने इस आईपीओ के जरिए जो इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा है डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग चिप्स, वो एक बहुत बड़ा, मुझे तो उस शब्द ने बहुत आकर्षित किया कि उसके जरिए जो जो एआई की चिप्स जो बहुत गर्म होती हैं उसको कूलिंग करने का जो मैकेनिज्म है वो जो लेके आया जा रहा है, मुझे उसने बहुत बहुत प्रभावित किया। और जब देश के इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा चेयरमैन ये बात करता है तो मायने रखता है कि अब एक देश एक सही दिशा की ओर जाएगा एआई के विकास में, डेटा सेंटर के विकास में, और वहीं से अब रेवेन्यू आएगी। क्योंकि 5G और 4G के आरपू 128 करोड़ हम कस्टमर हो चुके हैं, वहां विकास करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो भी रेवेन्यू अब आएगा वो इन्हीं क्षेत्रों से आएगा जो कि डेटा के उपयोग पर आधारित रहेगा। सुदीप साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि अब रिलायंस जियो के आईपीओ के बाद जो एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट साथ में चलता था, अब क्या ट्रू वैल्यू अनलॉक होगी जियो की, और वो एक फायदे की बात तो होगी, निवेशकों के लिए वहां पर एक बड़ी डिस्कवरी होगी? जी बिल्कुल सही। देखिए, इसमें दो चीज बताना चाहूंगा कि आज जियो का क्या हो रहा है। जियो का कुछ नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, पर रिलायंस का जो होल्डिंग है वो तो होल्डिंग रहेगा। तो वो जो आप कह रहे हो कंग्लोमरेट डिस्काउंट से निकल जाना, वो बात तो रिलायंस एज ए रिलायंस शेयर होल्डर मुझे नहीं लगता है हम लोगों को मिलेगा। अभी भी वो कंग्लोमरेट के अंदर में जियो का शेयर होल्डिंग रहेगा, तो वो कंग्लोमरेट डिस्काउंट वाली बात रिलायंस शेयर होल्डर के लिए शायद रह जाएगा। पर अच्छी बात यहाँ पे ये होगी कि रिलायंस जियो के जो शेयर होल्डर होंगे उनके लिए ये कंग्लोमरेट डिस्काउंट वाली बात नहीं आएगी। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इट विल बी अ प्योर प्ले टेक कंपनी, टेलीकॉम कम टेक कंपनी, और उसी हिसाब से वैल्यूएशन मल्टीपल्स इनके आएंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये कंग्लोमरेट डिस्काउंट धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी निकलेगा, क्योंकि एक लेवल पे शायद रिटेल का भी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की इनिशिएटिव लिया जाएगा। आप रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखिए, जो रिलायंस रिटेल का एक हिस्सा है, वो उसका आज के दिन में टर्नओवर सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के बाद भी है। नेस्ले और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के टर्नओवर लगभग एक जैसा हो गया है। तो आप सोचिए पिछले 2 साल में मतलब ये जो कंज्यूमर बिजनेस है वो सारे एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर बिजनेसेस को पीछे छोड़ गया है, और अभी सिर्फ रिलायंस और नेस्ले के बराबर है, और रिलायंस एचयूएल आगे है। तो वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए, पर यहाँ पे तो शुरुआत ही है। जी बिल्कुल। पार्थिव, वेरी क्विकली, जैसा अभी सुदीप जी भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये आईपीओ का इतिहास का इस पूरे उसका सबसे बड़ा इशू आईपीओ होने जा रहा है? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डिटेल्स आई है बाहर और अराउंड 27-28,000 करोड़ की जो बात हो रही है, तो इट विल बी द बिगेस्ट आईपीओ। और आपने बताया नए रेवेन्यूज स्ट्रीम्स, तो यहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी बात की है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात की है, उन्होंने एंटरप्राइज एआई की बात की है, एआई फैमिली एआई एजेंट की बात की है। तो ये बहुत सारे रेवेन्यूज है जहाँ पे आगे जाते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स आई थिंक बहुत सारा पैसा मोनेटाइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बेटर आरपूस गोइंग है। जी, तो चलिए, एक बड़े बिग बैंग आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल हो चुका है, और उसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें और शेयर धारकों के लिए क्या इसमें संदेश है, आगे कंपनी किस तरीके से जाएगी, क्या नए एवेन्यूज है और कैसे ये ग्रोथ के नए रास्ते खोजेगी। मैं मुकेश जी ने जो अपनी स्पीच में कहा उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी, व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर आरआईएल, उसी
उसी प्रेरणा, उसी दिशा के साथ ये बिग बैंग आईपीओ जियो का अब आ चुका है 27 करोड़ शेयर्स के साथ, और ये फ्रेश ऑफर है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, और देश का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।